सबसे पहले हम समझते हैं कानपुर के अंदर में 25 से 26 लोगों पर एफआईआर होता है सिर्फ इस बात को लेकर के उसने लिखा था आई लव मोहम्मद। इस पर खुलकर बात करेंगे कि हमारे देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आखिर संविधान की नज़र में वो एफआईआर क्या सही भी है, क्या वो एफआईआर जायज़ भी है, समझेंगे सारी चीज़ों को विस्तार से। दूसरी खबर पर बात करें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर, सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर जितनी पूरी की पूरी पाकिस्तानियों के अंदर खुशी है, वहीं पर बहुत दुनिया के अंदर इसको लेकर के बहस हो रहा है। बल्कि कुछ बड़े बड़े मीडिया चैनल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये इस्लामिक नेटो है। अब नेटो क्या चीज़ है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी बात हम ज़रूर इस पर कर देंगे। सबसे पहले आइए हम समझते हैं उस कानपुर के घटना को जिसको हुए आज कई रोज़ बीत गए हैं। कानपुर के अंदर में एक बैनर पर लिखा होता है आई लव मोहम्मद। इसको देख करके दूसरे संगठन के लोग भड़क जाते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि वो लोग जाकर और थाने में शिकायत करते हैं पुलिस के पास। फ़ौरन पुलिस एफआईआर करते हुए 5 से 10 ऐसे लोग हैं जिनका नाम बताया जाता है कि नामजद करके उनको चिन्हित करके उनको फ़ौरन एफआईआर करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हीं के साथ 15 से 18 लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञात व्यक्ति होते हैं, मगर उनके खिलाफ भी एफआईआर होती है। कि एफआईआर होने के बाद अब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। सबसे पहले समझिए इस बात को। देखिए, भारत का संविधान किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को नहीं रोकता कि वो अपने धर्म, वो अपने मजहब, वो अपने दीन के हिसाब से वो अपनी तमाम चीज़ें ना करें। बल्कि भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 19 तो बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 ये वो धाराएं हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसमें भारत में बसने वाले लोगों के हक हित की बात की गई है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि धर्म को फॉलो करते हैं, जो मज़हब को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए। अब आइए एक एक करके इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 हमें ये इजाज़त देता है कि हम भारत के अंदर हर उस चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं और इतना बोल सकते हैं कि किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे, हमारी बातों से, यानी हम हेट स्पीच ना दें, हम इतना बोल सकते हैं। इतनी हमारी आज़ादी है। कुल मिलाकर अगर हम सीधे और आसान शब्दों में कहें तो हम इतना बोल सकते हैं जितना हमें बोलने की आज़ादी संविधान देता है कि हम अपने मज़हब, अपने धर्म, अपने रिलीजन के हिसाब से जो चाहें कर सकते हैं। दबे अगर मुसलमानों में किसी के मरने के बाद अगर उसे दफन करने का रीति रिवाज है तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि तुम्हें दफन नहीं करने देंगे। उसी तरह अगर हिंदुओं में अगर मरने के बाद अगर दफन नहीं बल्कि जलाने का रीति रिवाज है तो कोई आकर ये नहीं कह सकता है कि हम तुम्हें जलाने नहीं देंगे। यानी ये आर्टिकल हमें बताता है कि हम अपने देश के अंदर पूरी तरह से स्वतंत्र होकर, पूरी तरह से आज़ाद होकर अपने रिलीजन, अपने धर्म पर हम अमल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी, तो फिर वही सवाल यहाँ आता है कि उतनी जितनी कि संविधान ने हमें इजाज़त दी है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठकर आता है वो ये है कि सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से किसी का हार्ट कैसे ब्रेक हो सकता है, किसी का हार्ट कैसे टूट सकता है। आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से कोई किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है, जबकि आई लव मोहम्मद उसने अपने बैनर पर लिखा है। आई लव मोहम्मद उसने अपने घर, अपने दीवार, अपने दिल, अपने मकान पर लिखा है। तो हमें कौन हक होता है कि हम उसके ऊपर एफआईआर करें। कमाल की बात यह है कि उस पर एफआईआर हो भी गई, बल्कि उसे एफआईआर करके उसे पकड़ भी लिया गया। पूरे देश के अंदर में सोशल मीडिया खोलिए, आपको हर जगह ये चीज़ मिलेगा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तो ये चीज़ हमें बताता है कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं अगर इन लोगों पर एफआईआर हुआ है तो हमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भारत के लोगों पर जुल्म नहीं बल्कि संविधान के इस आर्टिकल पर जुल्म है जो हमें ये इजाज़त देता है, जो हमें ये कहता है कि हम अपने धर्म, अपने मज़हब, अपने दीन के हिसाब से जी सकते हैं, क्योंकि ये भारत है। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बाहर देशों में जाते हैं तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री के राज में अगर ये सारा कुछ हो जाता है, सोचने वाली बात है। वहीं पर अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। जब हम लोग आई लव मोहम्मद कहने वालों पर एफआईआर कर रहे थे तब पाकिस्तान एक बड़े ख़तरनाक और एक बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा किस्म का
कदम उठा रहा था, यानी सऊदी अरबिया से वो अपना मर्ज करके और एक नाटो की तरह एक अपना संगठन बना रहा था। थोड़ा सा डीप में जाइए। कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया। कतर के ऊपर हमला करने के बाद पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग हिलकर रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए। खासकर ताज्जुब तो उस वक़्त हुआ जब वही कतर जिसने अमेरिका से वेपन्स लिए, लेकिन वो वेपन्स चलाने के लिए उसे फिर भी अमेरिका की इजाज़त चाहिए होगी, यानी सामान आपका, पैसे आपके, सब चीज़ आपके, लेकिन हक़ आपके पास नहीं। फिर सऊदी अरब के साथ कतर और पूरे इस्लामिक देशों का एक मिलन हुआ, एक समिट हुआ। उसके बाद उसमें ये चीज़ बात की गई कि जिस तरह नाटो का एक संगठन बना है, उसी तरह से हम तमाम मुसलमान मिल करके और तमाम मुसलमान देश मिल करके एक साथ एक नाटो की तरह एक संगठन बनाते हैं, एक सदस्य बनते हैं। और किसी ने भी अगर मुस्लिम देशों पर हमला किया तो फिर उस हमले को अपने ऊपर हमला समझा जाएगा। और इस चीज़ में पहल की है सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने। उसने मौके को गनीमत जाना और पाकिस्तान के साथ उसने अपना हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद कह दिया कि अब पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। अब आइए समझते हैं भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, अब अगर ऐसा हो जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि हमारे भारत के एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोग सऊदी अरब कारोबार करते हैं, काम करते हैं। प्लस काम ही नहीं करते बल्कि सऊदी अरब से हमारे रिश्ते आज तक तो बहुत अच्छे रहे हैं, मगर इस वक्त की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इज़राइल की तरफ झुकाव की वजह से मैं कहता हूं कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिसी रही है और भारत की जो छवि रही है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, इज़राइल सालों से जिस तरह से फ़लस्तीन और गज़ा और सीरिया और लेबनान और उसी के साथ कतर पर हमला किया, इन तमाम चीज़ों पर जिस तरह से भारत की ज़बरदस्त और तगड़ी वाली जो चुप्पी रही है, इस चीज़ की वजह से पूरे दुनिया के लोगों को ये समझ में आ गया है कि भारत इस वक्त किस तरफ अपना इशारा कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो इज़राइल से हमारा कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट नहीं है, लेकिन अब ये तो खैर हमारे देश में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए जो बड़े लोग हैं वही बताएंगे कि इज़राइल से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों, जबकि फ़लस्तीन से तो हमारे देश के बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जितने बड़े नेता और दिग्गज नेता वो भी फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे। मगर इस वक्त की जो पॉलिसी है वो आखिर क्यों इतनी डाउनग्रेड होती हुई दिख रही है, इसकी जो डिटेल है वो तो खैर अब हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग ही दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब की बढ़ती हुई दोस्ती कहीं ना कहीं भारत को खतरे की घंटी और एक अलार्म है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, मगर जो कुछ भी है इस चीज़ पर हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना बेहद सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।